तो देखो सबसे पहला कहानी क्या होता है, यहाँ पे तुमको बोला गया है कि भैया अमाउंट ऑफ क्लेम तुमको बताना है इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना है। और फॉर द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, तो तुम्हारा आग लगा, तो आग कब लगा? द डेट ऑफ फायर हैज़ बिन गिवन इन 1/10/2024, ठीक है। तो 1/10/2024 को आग लगा और यहाँ पे तुमको दे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना है, 1/4/24। तो इंश्योरेंस कंपनी से जब भी हम लोग सामान के लिए क्लेम करेंगे, सारा का सारा बैलेंस हम लोग कॉस्ट में ही लेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट में हमको दे दिया हुआ है। और ये कब है? ओपनिंग। तो ओपनिंग अगर इतना है तो क्लोजिंग क्या होता है? 31 मार्च को होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग डेट शीट देखते हैं, 1/4 को अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग कितना है? 31/3 को। 31/3 को हम लोग फाइनल स्टॉक निकालते हैं। लेकिन आग कब लगा? आग बीच में ही लग गया। तो आग बीच में लग गया तो हम लोग क्या बनाएंगे? कच्चा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्या करने के लिए? ताकि हम लोग को पता चले हमारे पास स्टॉक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आग लग गया फायर 1/10 को, और हमारे पास डेटा चाहिए स्टॉक निकालने के लिए। तो हमारे पास पहले से कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 70,000 था। मैंने इस समय में मतलब 1/4 से 1/10 के बीच में कितने का सामान परचेज किया? 2.5 लाख का, ठीक है। दैट इज आई हैव परचेज 2,50,000। दूसरा कहानी, मैंने सेल्स भी किया है इसी टाइम पे 1/4/24 से इतना तक। तो सेल्स किया है, तो सेल्स कितना किया है? 3,60,000। लेकिन यहाँ पे ग्लिच है, परचेज कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट होता है, लेकिन ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो हमें तो स्टॉक कॉस्ट में चाहिए, हमें पता नहीं है स्टॉक कॉस्ट में कितना है। तो इसमें से प्रॉफिट के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा चाहिए कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, तब ना मुझे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है कितना, ठीक है। तो ये पॉइंट EFGEF को बाद में देखते हैं, पहले ये देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 33 1/3%। तो सिर्फ इतना डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, दैट इज मेमोरेंडम। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना है? 70,000। हमारे पास परचेजेस था कितना? 2.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इसी साइड लिखते हैं कितना? 3,60,000 के ऊपर 33 1/3%, दैट इज 33% ऑन सेल्स बोला है। तो सेल्स मेरा 3,60,000 है, तो 3,60,000 का 33% 1,20,000। और सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना? 3,60,000, राइट। तो मेरा यहाँ पे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर क्या निकला? 80,000। और ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर, मतलब इसको ऐड और इसको लेस करने से मेरा 80,000 आ गया स्टॉक। मतलब जब मेरा आग लगा तो मेरे बुक्स के हिसाब से, मतलब बुक्स के हिसाब से मेरे पास स्टॉक कितना है? 80,000 है बुक्स के हिसाब से। अब अंदर की कहानी पॉइंट E और F में बोला जा रहा है। अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी ये है कि गुड्स बोला जाता है कि भैया 20,000 रुपया का वेर नॉट रिसीव प्रायर टू द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा उस आग लगने के पहले ये सामान मेरे पास नहीं आया था। 20,000 का स्टॉक मेरे पास था ही नहीं, लेकिन मैंने ये सामान को परचेज में रिकॉर्ड कर लिया था, वॉज रिकॉर्डेड इन द अबव परचेजेस। तो मतलब परचेज के अंदर ये 20,000 का सामान रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि बिल आ गया है, बिल आने से हम रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन सामान अभी तक पड़ा ही हुआ नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ना भैया आपके पास बिल है, सामान नहीं है, बताइए। तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक एज पर बुक्स जो मैंने निकाला था अबव था ना 80,000, उसमें से ये जो स्टॉक था हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि ये मेरे पास था ही नहीं, राइट। तो ये जो स्टॉक था ये मेरे पास नहीं था, ये भी कॉस्ट में है और ये भी कॉस्ट में है, क्योंकि हमें कॉस्ट का ही डेटा चाहिए ना। तो मेरे पास एक्चुअल में 60,000 रुपये का स्टॉक होना चाहिए। तो अगला कहानी पॉइंट F में एक और ग्लिच बोलता है। क्या बोलता है? कि गुड कॉस्टिंग है ये कॉस्ट। 30,000 का सामान था जो कि मैं बेच दिया था एक कस्टमर को, ठीक है। 30,000 का सामान था, ये कस्टमर को मैंने बेच दिया था, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब क्या है? ये जो 30,000 का जो कॉस्टिंग जो निकल गया मेरे सामान से, वो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो वो चला गया। तो एज पर बुक्स मेरा रिकॉर्डेड नहीं है वो, मतलब वो सामान मेरे पास है ही नहीं। तो हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड नॉट रिकॉर्डेड। जो सामान मैंने बेचा वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो मेरे पास 60,000 का था, ये 30,000 का मैंने अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास जिस दिन आग लगा, एक्चुअल स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे पास कितने का स्टॉक था?
30,000 का स्टॉक था, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया जिस दिन आग लगा मेरे पास 30,000 का स्टॉक था, तो हम लोग दूसरा चीज़ क्या चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे तो मेरे पास 30,000 का स्टॉक है तो क्या मेरे पास 30,000 का इंश्योरेंस है। तो मेरे पास देखो इंश्योरेंस कितना बोल रहा है, मेरे पास इंश्योरेंस बोला है 20,000 का। लो अब यहाँ पे आ गया दूसरा कहानी। अगर मेरे पास स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज लगाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या है, कम है मेरा। तो अब देखो कहानी क्या है, मेरे पास स्टॉक कितना था और मैंने कितना स्टॉक बचाया, मात्र 3,000 का स्टॉक बचाया। तो मेरे 27,000 का सामान में आग लग गया, नष्ट हो गया पूरी तरीके से। तो पॉलिसी वैल्यू मेरे पास कितना है, 20,000 का है। और इंश्योरेंस क्लेम क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज। क्यों लगेगा, एज पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो हम लोग एवरेज क्लॉज लगाएंगे, इसलिए कहानी हो गया। अगर पॉलिसी वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो एवरेज क्लॉज लगाने का जरूरत नहीं है, जो पॉलिसी वैल्यू है सेम अमाउंट विल बी माई इंश्योरेंस क्लेम, दैट्स इट, ठीक है। अगर मान लो मेरा इंश्योरेंस का जो पॉलिसी वैल्यू है वो 30,000 रहता या फिर 35,000 रहता तो मेरा इंश्योरेंस क्लेम सीधा 27,000 रुपया हो जाता, खत्म। जो लॉस होता वो पूरा लॉस मेरे को मिल जाता, ठीक है। लेकिन मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मेरा स्टॉक ऑन एज ऑन डेट ऑफ फायर से कम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, हमारा नुकसान कितने का हुआ, 27,000 का, और पॉलिसी वैल्यू कितने का है और स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितने का है। इस रेशियो में हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो इसके अनुसार हमारा इंश्योरेंस क्लेम कितना आता है, 80